होते हैं जिसमें 10-20% ही धरातल पे उतरता है। लेकिन अब की बार कुछ पहले बजट आया और कुछ सरकार ने बहुत ही सक्रियता दिखाई और मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की। सबके सहयोग से आधी से ज़्यादा स्वीकृतियां जो बजट में घोषणाएं हैं वो आ चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चुनावी आचार संहिता से पहले पहले बजट घोषणाओं को धरातल के ऊपर हम लोग उतारने का काम करेंगे। जो 1-to-1 संवाद हुआ उसमें बहुत अच्छी एक बात निकल करके आई कि सरकार की लोकप्रियता बहुत अच्छी है, मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बहुत अच्छी है। आज तक के इतिहास में इतने काम विकास के नहीं हुए जितने काम अब की बार सरकार में हुए हैं। जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो एक से बढ़कर के एक है और कुछ 5-7 फ्लैगशिप योजनाएं तो ऐसी हैं जैसी देश के किसी भी स्टेट में कभी भी आज की तारीख तक लागू नहीं हुई। उसमें जो राइट टू हेल्थ भी है, उसमें 25 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा भी है, 350 कॉलेजें, इंग्लिश मीडियम स्कूल, 500 रुपये में 76 लाख लोगों को सिलेंडर गैस का, और कृषि का 15 HP तक का कनेक्शन एक तरीके से फ्री है क्योंकि 2000 यूनिट तक का, और 100 यूनिट तक प्रत्येक उपभोक्ता को बिजली में बिलों में छूट और बिल्कुल पूरी तरीके से उनको बिल माफ करने का काम किया। तो जो घरेलू उपभोक्ता हमारे प्रदेश में जितने भी हैं उसमें 89% उपभोक्ता हैं जिनके बिल जीरो आएंगे। कृषि के लगभग तमाम, कुछ लोग हो सकते हैं जो 2000 यूनिट से ज़्यादा उपभोग करते हैं, उनके सबके ग्रामीण परिवेश के उनके फ्री आएंगे। तो ऐसे में जो ये काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और नौकरियां जो हम लोग दे रहे हैं युवाओं के लिए, वो भी ऐतिहासिक है। मैं समझता हूं कि इन सब से लोग खुश थे। संगठन की नियुक्तियां भी अब काफ़ी कुछ हुई हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मेरी समझ में 27 या 28 अभी नहीं बने, जो आज या कल में बन जाएंगे। हम 2 दिन बाद में 400 ब्लॉक पूरे के पूरे हमारे बन जाएंगे। मंडल अध्यक्ष 2200 में से हमारे 1729 मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं। कुछ मंडल अध्यक्ष हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष पहले बने और बाद में मंडल अध्यक्ष बने, इसके चक्कर में अभी रह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने 80% जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाए थे उनकी कार्यकारिणी भी बना दी है, और 15 दिन के अंदर अंदर हम तमाम मंडल जो अध्यक्ष बनाए उनकी कार्यकारिणी 31-31 की बना देंगे। 21-21 की हम ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन कर रहे हैं और बूथ इकाइयों का गठन हमने कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि इस 9 लाख के लगभग हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ताओं में से पदाधिकारी संगठन के माध्यम से चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके ये स्थिति है, डिपार्टमेंट और सेल को छोड़ करके, और डिपार्टमेंट और सेल इनकी भी हम लोग जल्दी से जल्दी AICC में हमने प्रस्ताव भेजने हैं। 1-2 दिन में भेजने के बाद में जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो जाए। तो संगठन और सत्ता समन्वय के साथ में 24 तारीख से महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं। 24 तारीख से हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जितने भी लोग हैं, प्रधान हैं, मेयर हैं, सब लोग हम 24 तारीख से इस काम में जुट जाएंगे कि 10 योजनाएं जिनका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क कराने के ऊपर जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। और 10 योजनाएं मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप सबको पता है। तो उनके लिए हम उनकी लोगों की सेवा करें, उनको बैठाने की व्यवस्था करें, छाया प्रदान करें, गर्मी हो तो कूलर लगाएं, अच्छा ठंडा पानी पिलाएं, चाय पानी की व्यवस्था करें। और जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नोटबंदी जब की थी और लोग परेशान हो रहे थे कतारों में अपना खुद का पैसा लेने के लिए, तब जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने हमें कहा था कि
जो लाइन में खड़े हैं उनकी सेवा करो। उसी तरीके से हम हमारे सरकार जो राहत कैंप लगा रही है और प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग लगा रही है, उसमें हमारे तमाम कार्यकर्ता हम लोग काम करेंगे और लोगों को राहत प्रदान करेंगे। और यहाँ पीसीसी में हमने 11 आदमियों का कंट्रोल रूम बनाया है और लगभग शायद 2750 या 49 जो भी हैं, जितने कैंप लगे हैं उनके आज हमने सब कैंपों के एक एक प्रभारी लगा दिए हैं। 2700-2800 आदमी हमने नियुक्त कर दिए हैं और फिर जिला और विधानसभा के अलग से हमने कोऑर्डिनेटर लगाए हैं। तो तमाम इस पूरी टीम को साथ लेकर के हम सरकार जो राहत प्रदान कर रही है, 19,000 करोड़ का जो पैकेज बजट में घोषणा की थी, उसको जनता को पूरी तरीके से किसी दिक्कत नहीं महसूस करते हुए ये काम करें। ये काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बात एक निकल करके आई कि अब की बार गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, तो कहीं किसी की कोई दिक्कत नहीं हो इन कैंपों में, तो इसके लिए हमने विशेष निर्देश दिए हैं संगठन की तरफ से और सरकार ने भी अपनी तरीके से पूरी व्यवस्था की है। और दूसरी तरफ जो भी लोग आए वो एक ही बात कह रहे थे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद राजस्थान के हितों की पैरवी दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह से नहीं कर रहे हैं। ये बात भी हम संगठन के माध्यम से लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि ये खोटे सिक्के आपने क्यों घर में रख रखे हैं। खोटा सिक्का मैं इसलिए कह रहा हूं कि एमपी बनने के बाद में और सरकार वहां पर एनडीए के होने के बाद में भी अगर एक फूटी कोड़ी राजस्थान को नहीं दिला पा रहे हैं, तो खोटे सिक्के से ज्यादा और कोई कीमत उनकी हो नहीं सकती। खोटे सिक्के की कोई कीमत नहीं होती है। कहने को सिक्का होता है लेकिन वो चलता नहीं है, उससे आप कोई भी चीज सामान बाजार से ला नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद ईआरसीपी का नहीं आना 13 जिलों में बहुत बड़ा मुद्दा है और इन कैंपों के माध्यम से भी हम लोग जाएंगे और जिलों में तमाम में मैं, मुख्यमंत्री जी, रंधावा साहब और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो सब जिस प्रकार से हम संभागों में गए हैं, अब हम कल ईद है, मुबारकबाद है अग्रिम, और उसके बाद में हम लोग जिलों में जाएंगे। प्रशासन की मुख्यमंत्री जी बैठकें लेंगे जिससे कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो और लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, इस बात की पूरी व्यवस्था करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो जन आक्रोश या घेराव यात्राएं निकाल रही है, मुझे तो दया भी आती है और इनके इस कार्यक्रम के बारे में हंसी भी आती है। दया तो इसलिए आती है इनके ऊपर कि इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी अपने आप को पार्टी कहने वाले लोग न तो एकजुट हैं, न लोग इनके इस कार्यक्रमों में आ रहे हैं। और पुलिस से, मैं कैमरे के ऊपर कह रहा हूं, प्रेस से, पुलिस से राजेंद्र राठौड़ जी और सीपी जोशी जी ये कहते हैं कि हमारी इज्जत बचा लो, थोड़ी बहुत पानी वानी चला दो जिससे हमारी इज्जत बच जाए। तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। पूरी तरीके से फैल है ये लोग बात, ओछी व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। जैसे मोदी जी 9 साल से कुछ नहीं करके 70 साल के कांग्रेस को दोषी देने का काम कर रहे हैं, वही पार्ट इनको आरएसएस और बीजेपी को यहां बढ़ा रखा है कि आलतू फालतू बातें करो, काम की बात मत करो। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अगर ईआरसीपी के बारे में एक शब्द भी बोला हो तो आप बता दीजिए। राजेंद्र जी राठौड़ अपने सुपुत्र को लेकर के मोदी जी से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको ये पद बुढ़ापे में मिला, लेकिन मुबारक हो। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ईआरसीपी के लिए मोदी जी और अमित शाह से क्यों नहीं बात करके आए?
और अगर बात करके आए तो आप सार्वजनिक क्यों नहीं कहते हो? जो अच्छे बच्चे मेहनत करके नौकरियां लेते हैं उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करके उनका मनोबल तोड़ने का, उन्हें ईमानहानि करने का काम कर रहे हो। ये आपको शोभा नहीं देता। 7 बार का एमएलए और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में एक तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाता है, और मुख्यमंत्री के चेहरे वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत टिप्पणियां करके और मुख्य जो मुद्दे हैं प्रदेश के लोगों के उनको डाइल्यूट करना उनके लिए कहने के कुछ भी नहीं है। इसलिए वो मेरे जैसे व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। अगर उनमें दम है, अगर उनमें दम है तो मैं फिर कह रहा हूं, वो एफिडेविट दें कि ये गड़बड़ हुई है और एफिडेविट देंगे, और वो राजस्थान में किसी भी जांच अधिकारी से जांच की कहेंगे तो मैं स्वयं आगे बढ़ करके कहूंगा कि ये जो राजेंद्र राठौड़ जी खुद एफिडेविट दे रहे हैं इसकी जांच करवाइए और दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। और मैं एफिडेविट दूंगा कि राजेंद्र जी राठौड़ के इन बातों की, इन पूरे पिछले कार्यकाल के इन चीजों की जांच कीजिए, और वो जो राजेंद्र जी राठौड़ कहे उस आदमी से जांच करा देंगे। कहने का मतलब बड़ा साफ है कि व्यक्ति को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। अगर आप एक अंगुली किसी की ओर करते हो तो 4 अंगुली आपकी तरफ भी होती है। आज उनका मुबारक को बहुत बड़ा कद है। वो हर स्पीच में, हर जगह एक ही बात कहते हैं कि आरपीएससी ने गड़बड़ कर दी, पेपर लीक में गड़बड़ कर दी। अरे एनआरएचएम का भी जरा ख्याल कर लिया करो, कभी बजरी का भी ख्याल कर लिया करो, टोलों का भी ख्याल कर लिया करो। और अगर इससे ज्यादा नीचे उतर गए तो सब लोगों को याद में है, सब लोग अपने घर का खाना खाते हैं। इसलिए मैं ओपनली उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि राजनीतिक बात, सरकार की बात वो अपनी सीमा में रह के करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और राजनीति के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो इनमें फ्रैक्शन है, कल राजेंद्र जी राठौड़ अपने जन्मदिन मना रहे थे, मैं भी उनको मुबारकबाद दूंगा कि वो 1000 साल जिए। लक्ष्मणगढ़ से आते जाते कार्यकर्ताओं को कहते हैं आइए, बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र जी राठौड़ जब 2013 का चुनाव हुआ था तो मेरे इलाके में 15 दिन कैंपेनिंग की थी, क्योंकि उनका चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया था। एक व्यक्ति के फार्म जिसने भरा था कैंडिडेट के खत्म होने के कारण से, उसके बावजूद मैं 11,000 वोटों के लगभग जीता था। आज तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर उनको लगता है कि मैं गोविंद डोटासरा को हरा सकता हूं, तो अगर मेरी पार्टी टिकट दे तो उनको आना चाहिए और अपनी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कल भी गए हैं, फालतू की बकवास करके आए हैं, उनके पास मुद्दे नहीं हैं। इसलिए जो मुद्दे नहीं है प्रदेश के लोगों के लिए, उन मुद्दों को उठाने का, मुद्दा बनाने की चेष्टा करते हैं। उनको गवर्नेंस के बारे में बात करनी चाहिए, उनको योजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए, उनको बजट के बारे में बात करनी चाहिए, उनको कांग्रेस पार्टी जो शासन दे रही है उसमें कोई कमी खामी निकल रही है तो वो बात करनी चाहिए। उनको अपनी जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत है उसके मुताबिक बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के लोगों को समझ में आएगा कि हम प्रतिपक्ष की भूमिका में इनसे क्या अपेक्षा करते थे, ये क्या कर रहे हैं। ये इसलिए मुझे कहना पड़ा आज बड़ी तकलीफ के साथ कि इतना सीनियर आदमी इतनी ओछी बातें करता है, इतनी व्यक्तिगत बातें करता है। विधानसभा में भी आप लोग मीडिया के प्रत्यक्ष गवाह हो, कभी कोई बिल्डिंग मेरी बता देता है, कभी कोई यूनिवर्सिटी मेरी बता देता है। तो भाई
है तो तू जांच कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष है, लिख के दे, करा जांच किसी भी चीज की, कौन मना कर रहा है तेरे को। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तेरे पास में है, अमित शाह जी तेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे संबंध हैं, तो किसी की भी रड़क निकलवाने के लिए आज सक्षम है, तो डर किस बात का है। मैं तो ओपन कह रहा हूं ना, स्वागत है। इसलिए राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेषता नहीं होती है। फिर भी इतने बड़े कद का आदमी अगर राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करके व्यक्तिगत द्वेषता रखता है, तो ये आने वाली राजनीति के लिए ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और अभी जो माहौल बना हुआ है उसमें जनता खुश है, काम हो रहे हैं, अच्छी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल से पूरी तरीके से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में फेल है। जिस तरह से पार्टी लगातार सचिन पायलट जी के मुद्दे के ऊपर प्रभारी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी, सबके पास में प्रभारी जी के माध्यम से सारी बातें उनके संज्ञान में हैं। इसलिए मैं इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भगवान श्री राम को काफी अपशब्द बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने ट्वीट भी किया है कि कांग्रेस को क्या दिख सकता है। क्या बोला, दोबारा बताना। सर, भूमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष ने ये बोला जिसने अपनी घरवाली को छोड़ दिया, वो कायदा मर्यादा पुरुषोत्तम। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी ओछे शब्दों का प्रयोग करता है तो वो निंदनीय है, हम उसको कतई ठीक नहीं मानते। जब कार्रवाई की जाएगी, मैं कह रहा हूं ना, मैंने तो देखा नहीं, अभी आप कह रहे हो, तो मेरा यही वर्जन है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति ओछी टिप्पणी करता है तो वो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति भी नहीं हो सकती, और मैं उसको कतई ठीक नहीं मानता। अब मैं इसका क्या मामला है क्या नहीं है मैं दिखवा लेंगे। पहली बात, वो अध्यक्ष नहीं है जो मेरे संज्ञान में है, उपाध्यक्ष हैं। फिर भी आपने संज्ञान में लाया तो उसको हम लोग दिखवा लेंगे। गलती भी नहीं मान रहे भाई साहब, तो वो है कि बोले मैंने जो बोला सही बोला। कल बड़ेलाल मीणा ने कहा कि जो सर्वे में विधायक हार रहे हैं उनके लिए कार्य, इसमें तो क्या बात है, ये तो सभी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारी सर्वे करा रही है और अगर वो सर्वे में लोकप्रिय नहीं है, जनता उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती है, चाहे उसमें गोविंद डोटासरा भी क्यों नहीं हो, तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो पार्टी नहीं देगी। मुझे पूरा विश्वास है पार्टी उसी को टिकट देगी जो जनता में लोकप्रिय है, जनता के बीच में जाएगा, वो जनता की सेवा करेगा, काम करेगा, उसी को टिकट देगी। लेकिन देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष आपने सभी विधायकों की और विधायक प्रत्याशियों की पसंद से बनाया, क्या ऐसी स्थिति में पार्टी ये रिस्क लेने की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे 2-2, 3-3 नाम हमने मांगे थे और समय भी इसीलिए लगा है कि हमने उसको वेरीफाई कराया है। और आपने देखा होगा कि महेश जोशी जी मंत्री जी होते हुए भी अब बने हैं उनके, क्योंकि जो नाम वो दे रहे थे वो अच्छे कांग्रेसी थे, लेकिन हम कह रहे थे कि नहीं, रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, दूसरे लोगों को दीजिए। और अभी भी 30-35 नहीं बने, तो जहां हमें संतुष्टि नहीं हुई वहां पर हमने उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया। राय तो एमएलए से, एमपी से, कैंडिडेट से, सबसे भी ली जाती है संगठन बनाते वक्त, और प्रमुख नेता उन सबसे ली जाती है, बड़े नेताओं से भी लिया जाता है, लेकिन अंतिम फैसला संगठन का होता है। संगठन हित में क्या है और जो संगठन के लिए अच्छा काम करेगा उसी का सिलेक्शन हुआ है। 100% एमएलए के कहने से कहीं भी कोई संगठन नहीं बनता है, उनकी राय को जरूर हम अहमियत देते हैं। सर, आप तो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, एनसीआरटी ने अभी कोर्स शेयर किया जिसमें 70 साल के कांग्रेस के इतिहास के बारे में भी, या आपके जो उनके बारे में भी
काफी बदलाव किया, उर्दू का इतिहास भी हटा दिया है, लेकिन राजस्थान में एनसीईआरटी किताबें नहीं पहुंच पाई, पुराना इतिहास ही आप पढ़ाएंगे अब यहाँ पर। शिक्षा मंत्री ने बोला रिव्यू किया जाएगा, तो ये किस तरह से होगा सर? बच्चे तो कंफ्यूज है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और क्या इस तरह से किताबों राजस्थान में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा ये तो है शिक्षा मंत्री जी का विषय। इसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वही बता सकते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम और कौन सा सिलेबस चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, मेरे संज्ञान में भी है, मैं शिक्षा मंत्री था तब, इन्होंने बहुत प्रयास किए थे। जब स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री थी तो देवनानी जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, आरएसएस के बहुत ही वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं, इनको भी वहां बनाया था कि जो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी में है उसमें सारे में तब्दील करके आरएसएस की विचारधारा को इसमें इम्पोज कर दो। लेकिन उस वक्त जो दिल्ली के अधिकारी थे शिक्षा विभाग में, उन्होंने इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि न हम नेहरू को हटाएंगे, न हम पीछे का इतिहास हटाएंगे। पर जब मेरे समय में एनसीईआरटी का सिलेबस हमने लागू किया था तो हमें भी शंका थी कि इन लोगों ने काफ़ी चेष्टाएं की थी, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ झाला किया है। तो मैंने एक एक किताब को पाठ्यक्रम लागू करने से पहले 4 आदमियों को 1.5 महीने लगा करके एक एक शब्द पढ़वाया था, और उसके बाद में जब मुझे आपत्तिजनक नहीं लगा तो मैंने एनसीईआरटी सिलेबस को लगाया था। लेकिन चूंकि अब तो केंद्र में हर विभाग में आरएसएस के पदाधिकारी बैठ गए हैं और अघोषित रूप से उनको आईएएस टाइप का दर्जा दे दिया गया है। पूरी की पूरी चीज के अंदर में आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसी चक्षु से देख करके और देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, इस पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम का वातावरण बना करके कैसे राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, ये सब वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि हमारी सरकार, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करें या इतिहास को झुठलाने का काम करें या आरएसएस की आइडियोलॉजी को पाठ्यक्रम में इंपोज करने का काम करें। क्या अभी के समय में मंत्रिमंडल फेरबदल बनता है, क्या प्रासंगिक है, क्या संगठन के नजरिए से क्या सोचते हैं, जो संगठन और सत्ता के समन्वय? देखिए, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, फिर भी राजनीति में संभावनाएं पूरी बनी रहती हैं। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि होना ही चाहिए या होना ही पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसलिए इसमें मैं कोई मंत्रिमंडल में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। मेरा काम भी नहीं है मंत्री कौन बने और कौन हटे। मेरा काम है संगठन और सत्ता की योजनाओं को संगठन के माध्यम से लोगों को लाभ मिले और उसको अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को और मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी को लोगों को, जो युवा पीढ़ी है, उसको समझाने की आवश्यकता है और उनको बताने की आवश्यकता है जो लोग हम काम करेंगे। सर, 3 दिन तक आप लोगों का यहाँ पे मंत्री में विधायकों से बातचीत की, लेकिन आपके पार्टी के नेता वो सरकार विरोधी एक आंदोलन चलाना चांदी की टकसाल है, वहाँ जाके बीजेपी के नेताओं के साथ आंदोलन में बैठे। क्या ये सही है आपकी पार्टी के लिए? क्योंकि आप तो एकजुटता की बात करें लेकिन बैठे किसी और के साथ नजर आ रहे हैं, आपके साथ भाग ही नहीं ले रहे। सचिन पायलट के लिए मैंने एक शब्द में कह दिया कि सचिन पायलट जी के मुद्दे के ऊपर पूरी पार्टी आलाकमान को सब चीज़ों से उन्होंने भी अवगत करा दिया है और प्रभारी जी ने भी अवगत करा दिया है। उन्होंने स्वयं ने भी अपनी बात अवगत, वो बार बार कहते हैं कि मैंने मेरी बात आलाकमान तक पहुंचा दी है, तो प्रभारी जी कह रहे हैं मैंने भी मेरी बात आलाकमान तक पहुंचा दी है। तो फिर तीसरे आदमी को उनके बारे में किसी तरह की आज की तारीख में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब प्रभारी जो चीज कह दे उसके ऊपर अध्यक्ष नहीं होता है। जो आलाकमान और प्रभारी जो भी निर्णय लेंगे, जिस तरीके से भी कांग्रेस को लेकर के जाना है,
मैं तो संगठन का आदमी हूं, संगठन के सब लोगों को साथ लेकर के जाएंगे। आज मैं ये कह सकता हूं कि हम सब एक हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2023 में सत्ता से पार करके रहेंगे। शुक्ला जी, आप कह रहे हैं बड़ी अच्छा काम सरकार कर रही है, फीडबैक जो लिया है उसमें लगभग बहुत अच्छी योजना आपकी सराही जा रही है, लेकिन एक घटना हुई रामप्रसाद मीणा की जिसमें आपके मंत्री का नाम उसने लिया हुआ है। एक घटना हुई है संजय पांडे जिसका अभी भी डेड बॉडी रखी हुई है, वो 5 दिन से डेड बॉडी रखी हुई है और संजय पांडे की डेड बॉडी रखी हुई है, उसने रफीक खान पर आरोप लगाया है। तो ये जो घटना हो रही है कि आपकी योजना को पानी ना फेर दें, सरकार बहुत इसको लिंगर ऑन कर रही है, कोई कारण अभी तक नहीं की। देखिए, कोई किसका नाम ले और कोई किसके खिलाफ FIR दर्ज कराए, इसमें तो कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति थाने में जाकर के अपनी बात रख सकता है, लिखा के FIR दे सकता है। तो इसमें ही हमारी सरकार की पारदर्शिता आप समझ सकते हैं कि मंत्री और MLA के खिलाफ भी अगर कोई FIR कर रहा है तो हम लोग नहीं उसको रोकते, जबकि भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में कितने लोगों पर कितने एलिगेशन लगे हैं, कितने मंत्रियों पे एलिगेशन लगे हैं, और मंत्री गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है, फिर भी उन्होंने किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ भी SOG ने अपना बयान दिया है कि साहब ये आरोप प्रमाणित हैं, जैसा SOG ने किया है। तो कहने का मतलब कि वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन में हमारी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर दोषी पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, तो पार्टी 101% उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम मोदी जी, अमित शाह और RSS की तरह नहीं है। ठीक है, कल था। आपने भी कहा कि ED, CBI सब उनके पास है, वो चाहे जांच करने आप सहयोग करेंगे, उनके इस बात का डर है। लेकिन जिस तरीके से आपने आरोप लगाए कि राजनाथ के खिलाफ ये प्रकरण रहेगा, कांग्रेस इस बात का डर है, आप भी जांच करना। किसकी? राजनाथ। कौन मना कर रहा? मैं तो कह रहा हूं ना, वो भी एफिडेविट दे दें मेरे खिलाफ, जो एलिगेशन वो लगाते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनका वो एफिडेविट दें, हम जांच कराएंगे। आगे तो बढ़े। मैं व्यक्तिगत किसी का विरोधी नहीं हूं, व्यक्तिगत किसी के खिलाफ मैं कोई कमेंट करता नहीं हूं। जो मेरे खिलाफ करता है मैं उसको छोड़ता नहीं, ये मेरी आदत में है। मेरे थोड़ी है, कौन बनने देगा उनको मुख्यमंत्री? ये नेता प्रतिपक्ष कैसे बने हैं, किस किस को हटा के बने हैं, कितनी बलियां उन्होंने ली हैं, वो सब जानते हैं। गजेंद्र सिंह जी केवल पानी पिलाते रहेंगे क्या? राजस्थान में राजनीति नहीं करनी क्या उनको, जो इनको मुख्यमंत्री बनने देंगे? और वसुंधरा जी वो गए नहीं, उससे 4 घंटे बाद में हमारे उसी रूट में चली गई। तो आप समझो इनका खेल, ये तो आपस में लड़ भिड़ के निपट जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें तो जनता के काम करने हैं, हम तो इनसे लड़ नहीं रहे। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि वो बिना मतलब बेवजह व्यक्तिगत छींटाकशी करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दे नहीं हैं। और हो सकता है कि मेरे खिलाफ व्यक्तिगत छींटाकशी करने से उनका कद बढ़ रहा हो, तो मैं कहता हूं कि एक माइक के पैसे मैं और भिजवा दूंगा, ज़्यादा पैसे तो नहीं है, गरीब आदमी हूं, वो माइक गले में डाल लें और गले में डाल करके गोविंद डोटासरा के खिलाफ किसी तरह का प्रचार करना चाहे तो कर सकते हैं, स्वागत है उनका। थैंक यू, नमस्कार।